हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए फ्लेमिंगो बुक से 6th चैप्टर की स्टडी हम कर रहे थे। पार्ट 1 के रूप में हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और रिमेनिंग चैप्टर आज पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स आपको पता ही है कभी के लिए आया है, और पैनकेक्स पार्ट 1 में हमने जाना था कि ये एक ब्रांड है कॉस्मेटिक आइटम्स का। ये जो स्टोरी है जेमिनी स्टूडियो के इर्द गिर्द की स्टोरी है जो कि मद्रास में स्थित था, और हमारे जो राइटर हैं अशोक मित्रा, उन्होंने इस जेमिनी स्टूडियो में काम किया था। उनके पास काम था न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटने का और उनको फाइल में रखने का काम था। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो जिस बिल्डिंग में है वो रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग है, और उस रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग की जो अपर स्टोरी है, उस अपर स्टोरी पर इस जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है। और मेकअप डिपार्टमेंट में क्या है कि बड़ी हायरार्किकल सिस्टम है। वहाँ क्रम के अनुसार है कि जो मुख्य जो मुखिया है, हेडमैन होता है, वो हेडमैन मेन एक्टर जो फिल्मों के होते हैं उनका मेकअप करने का काम होता है। उसके बाद जो उसका सीनियर असिस्टेंट होता है वो सेकंड नंबर के हीरो का मेकअप करता है, और जो जूनियर असिस्टेंट होता है वो कॉमेडियंस का करता है। और एक वहाँ पे एक ऑफिस बॉय भी है, वो ऑफिस बॉय के पास जो भीड़ का भूमिका निभाते हैं उनका मेकअप करने का काम उस ऑफिस बॉय के पास में है। तो जो ये ऑफिस बॉय है ये कोई लड़का नहीं है, 40 साल की उम्र का है, और वो एक कवि है। और ये कई बार अशोक मित्रा के पास आ जाता है। उनको लगता है कि अशोक मित्रा के पास कोई काम नहीं है, और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने ज्ञान को बताता हूँ कि किस तरह से मेरा जो नॉलेज है पोएम्स का वो बेस्ड हो रहा है जो इस मेकअप डिपार्टमेंट में, जिस काम को कोई बार्बर या कोई बेकार का लड़का आके कर सकता था। तो ये कुछ हमने कन्वर्सेशन सुनी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि एक पोएट्स डिपार्टमेंट है, उस पोएट्स डिपार्टमेंट में सुबू का रेफरेंस आता है। जो ऑफिस बॉय समझता है कि सुबू की वजह से मेरी हालत ख़राब है और मुझे यहाँ पे बढ़िया जॉब नहीं मिली है। सुबू की पोजीशन नंबर 2 की है जेमिनी स्टूडियो में, बॉस के बहुत ही नज़दीकी है, और सुबू कुछ काम नहीं करता है खुद ही, बल्कि दूसरों को काम बताता रहता है। और सुबू एक ऐसा व्यक्ति है जो फिल्म बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है। वो फिल्म में कभी भी मेन रोल में नहीं होता है, और वो सेकंड रोल में भी बड़ा खुश रहता है, मेन हीरो से ज़्यादा अच्छा काम करता है। और सुबू कई बार डायरेक्टर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर, उनको भी निर्देशित करता है। और जो ये सुबू है ये पोएट्स डिपार्टमेंट के अंदर है। ये पोएट्स डिपार्टमेंट है, इसमें एक लॉयर भी है, और ये लॉयर क्या करता है, एक यंग आर्टिस्ट उसका करियर ख़राब कर देता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो कि थोड़ा सा प्रोड्यूसर के लिए कुछ कह रही है। कुछ भी गलत उसने नहीं कहा था, लेकिन फिर उसकी लाइफ को, उसका करियर ख़राब कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस होता है वो उसको ख़त्म कर देता है। किसको? जो पोएट्स डिपार्टमेंट है उसको ख़त्म कर देता है, और हमारा जो लॉयर है वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी हमने यहाँ पे पेज नंबर 61 तक हमने कंप्लीट की है, और 62 के शुरुआत में मैं यहाँ पे आ गया था, बिल्कुल यहीं पे। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेज नंबर 62 से, जेमिनी स्टूडियो वॉज, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आपको ये 6 चैप्टर है, बिल्कुल आपकी फ्लेमिंगो के 6 लेसन्स, और 6 लेसन्स के साथ 6 पोएम्स आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जो जेमिनी स्टूडियो था वॉज द फेवरेट हॉन्ट, बड़ा पसंदीदा हॉन्ट, भ्रमण स्थल था, बड़ा पसंदीदा घूमने का स्थान था, और पोइट्स, कवियों का, कि कवि बहुत घूमने आते थे, जैसे कि एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, ये पोइट्स घूमने आते थे। कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी कवि यहाँ जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आते थे। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. It had, इस जेमिनी स्टूडियो में था, an excellent mess, एक बहुत अच्छी भोजनशाला थी,
भोजन कराया जाता था जिसमें विच सप्लाइड, जो उपलब्ध कराती थी गुड कॉफ़ी, एक अच्छी कॉफ़ी उपलब्ध कराती थी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन में कभी भी यहाँ आकर के अच्छी कॉफ़ी पी जा सकती थी, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के भी अधिकांश समय में यहाँ पे आकर के कॉफ़ी पी जा सकती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन, जब कांग्रेस के शासन का मतलब था बहिष्कार करना। उस टाइम कांग्रेस ने चीज़ों का बहिष्कार करना स्टार्ट किया था। ये उन दिनों की बात है, आज़ादी से पहले की बात है ये। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और एक कप कॉफ़ी के लिए मिलना, क्योंकि मिलते थे लोग, एक कप कॉफ़ी पीने के लिए बैठते थे यहाँ पे, वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, ये बड़ा संतोषजनक मनोरंजन होता था कि लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए एक दूसरे से मिलते थे। वेयरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री। वेयरिंग द ऑफिस बॉयज़, कि जो ऑफिस बॉयज़ थे उनके अतिरिक्त, वेयरिंग मीन्स अतिरिक्त, ऑफिस बॉयज़ के अतिरिक्त, एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, और कुछ जो क्लर्क्स थे हमारे स्टूडियो में उनके अतिरिक्त, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो, हर कोई जो स्टूडियो में था, रेडिएटेड लेज़र, ऐसे लगता था जैसे कि वो फुर्सत में है, लेज़र अवकाश में है, ऐसे रेडिएटेड ऐसे शो होता था कि ये व्यक्तियों को बड़ा आराम है। अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, और जो ये फुर्सत है इसकी आवश्यकता होती है किसके लिए, कविता लिखने के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे बिजी थे ऑफिस स्टूडियो में, जैसे कि ऑफिस बॉय बिजी था, कपल ऑफ क्लर्क्स बिजी थे, और अधिकांश तो जो भी व्यक्ति थे वो रेडिएटेड लेज़र ऐसे नज़र आता था जैसे कि वो फुर्सत में रहते हों। मोस्ट ऑफ देम wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. Most of them, उनमें से अधिकांश लोग वो खादी पहनते थे। जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, पोइट डिपार्टमेंट के अधिकांशतः लोग खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा किया करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इससे आगे, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, उनमें बिल्कुल भी समझ नहीं थी, हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोगों में, फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार के बारे में उनमें समझ नहीं थी। वो खादी जरूर पहनते थे, गांधी जी को पूछते थे, लेकिन इससे आगे राजनीति की बिल्कुल उनको समझ नहीं थी। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, स्वभावतः दे ऑल एवर्स, वो नफरत करते थे टू द टर्म कम्युनिज्म, साम्यवाद जो था, साम्यवाद शब्द, उस साम्यवाद शब्द से वो नफरत करते थे हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोग। और साम्यवाद क्या होता है ये यहाँ पे दिखाया है। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, कि जो कम्युनिस्ट होता है, साम्यवादी जो होता है, वो गॉडलेस मैन होता है, मतलब भगवान में उसका विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी, गॉडलेस मैन होता है। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, एक साम्यवादी का मतलब था कि नास्तिक व्यक्ति होना। ही हैड नो फिलाइल और कॉन्जुगल लव, ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। ही हैड नो फिलाइल, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है साम्यवादी का। फिलाइल मीन्स कनेक्शन या रिलेशन, ना तो अपने बेटे से, ना अपने माँ से, ना अपने पिता से, कोई संबंध नहीं होता साम्यवादी का। और कॉन्जुगल लव, ना ही उसका कोई वैवाहिक प्रेम होता है, अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं करता साम्यवादी। ही हैड नो कंपंक्शन, उसको ग्लानि भी नहीं होती है, कंपंक्शन मीन्स ग्लानि होना, दोष देना। अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, अपने माता पिता को भी मार दे वो, और अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी मार दे, तो भी उसको कंपंक्शन, ग्लानि नहीं होती एक साम्यवादी व्यक्ति को। तो साम्यवादी की आपको पता लगा कि वो भगवान के बारे में तो विश्वास करते ही नहीं है, किसी से फिलहाल किसी से कनेक्शन नहीं होता उनका, और वैवाहिक संबंधों को भी नहीं, वैवाहिक प्रेम को भी नहीं मानते, यहाँ तक वो बिल्कुल भी उनको कंपंक्शन, ग्लानि नहीं होती अगर वो अपने माता पिता या बच्चों को मार भी दे तो। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. He was always, जो साम्यवादी होता है वो हमेशा बाहर आता है, to cause, कारण बनने के लिए, and spread, और फैलाने के लिए, unrest, unrest means अशांति, अशांति फैलाने के लिए बाहर आता है साम्यवादी व्यक्ति, and violence, और हिंसा फैलाने के लिए आता है, among innocent and ignorant people, जो अज्ञानी लोग हैं
और जो मासूम लोग हैं उन अज्ञानी और मासूम लोगों के बीच में हिंसा और अशांति फैलाने के लिए साम्यवादी आते हैं। सच नोशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios. Such notions, इस प्रकार की विचारधारा, notions means विचार, which prevailed everywhere else in South India, जो दक्षिणी भारत में हर जगह फैले हुए थे साम्यवादी के विचार, at that time, उस समय also naturally floated, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो विचार तैरते हुए थे अबाउट वेगली, स्पष्ट रूप से, अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के खादी पहने हुए जो कवि थे उन कवियों में भी ये विचार, साम्यवादी के विचार आ गए थे, साम्यवादी विचारधारा के विचारधारा से वो प्रभावित हो गए थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, इसका प्रमाण बहुत जल्दी फोर्थ कमिंग आगे आने वाला था। वैन फ्रैंक बुकमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी some 200 strong visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. When Frank Bookman's moral rearmament army, जब फ्रैंक बुकमैन की moral rearmament army आई, some 200 strong, जिसके अंदर 200 लोग थे, एक बड़ी आर्मी थी, विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952, जो मद्रास में आई थी कभी 1952 में। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया, उनको भारत में इतना अच्छा मेज़बान नहीं मिला था देन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो से अच्छी मेज़बानी उनको पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिली थी। बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने कहा कि जो ये ग्रुप है 200 लोगों का, ये अंतर्राष्ट्रीय सर्कस दिखाने वाला है। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद द एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल। दे वर नॉट वेरी गुड, वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे ऑन द ट्रैपीज, ट्रैपीज होता है झूला, जो सर्कस में वो झूले पर दिखाते हैं, एक झूले से दूसरे पर चले जाते हैं, दूसरे से फिर तीसरे पर आ जाते हैं, ट्रैपीज उन झूलों को बोलते हैं। तो वो जो आए थे ये 200 लोग, वो अच्छे नहीं थे झूले का करतब दिखाने में। एंड देयर एक्वेंटेंस, और उनका परिचय विद एनिमल्स, जानवरों के साथ उनका परिचय कब होता था, वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, जब वो रात्रि को भोजन के लिए बैठते थे तभी जानवरों से परिचय होता था। मीन्स वो मांसाहारी थे। सर्कस में वैसे आपको जानवर दिख जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप आया था उनका जानवरों से परिचय कहाँ होता था, उनकी डिनर टेबल पे। बट लेकिन क्या था देखिए, बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 नाटकों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। वो 2 नाटक कौन से, डियर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रेन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 नाटक ऐसे थे, रेन सेवरल शोज, इनके कई शोज किए गए थे इन मद्रास के अंदर, एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के दूसरे अन्य नागरिकों के साथ साथ द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जेमिनी परिवार के 600 लोग सॉ द प्लेज, इन नाटकों को देखा था, ओवर एंड ओवर अगेन, कई बार देखा था इन 2 नाटकों को। द मैसेज ऑफ द प्लेज were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. The message of the plays, इन दोनों नाटकों का जो संदेश था were usually plain, बड़ा साधारण सा था, and simple homilies, और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला संदेश था। But the sets and costumes were first rate, लेकिन जो नाटक दिखाने के लिए जो कॉस्ट्यूम्स, जो कपड़े पहने जाते थे कलाकारों के द्वारा, और जो सेट्स, जो स्टेज होता था, वो बड़ा अव्वल दर्जे का था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और तमिल के जो नाटक दिखाने वाले समुदाय थे, व टेरिबली इम्प्रेस्ड, वो बड़े प्रभावित हुए। एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, लगभग सभी जो तमिल नाटक थे, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। तो जिस तरह से जोथम वैली में सूर्य उदय और सूर्यास्त का दृश्य दिखाया जाता, उसी प्रकार से सभी तमिल नाटकों में, वो अपने नाटकों में इस प्रकार का दृश्य दिखाने लग गए। विद अ बेयर स्टेज, बिल्कुल
स्टेज पर कोई नहीं होता था। अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, पीछे बैकग्राउंड में सफ़ेद चादर नज़र आती थी। एंड अ ट्यून प्लेड ऑन अ फ्लूट, और बांसुरी पर एक धुन बजती रहती थी। तो जिस तरह से जोथम वैली में दिखाया जाता था स्टेज को, उसी प्रकार से तमिल नाटकों में भी उसी प्रकार से स्टेज को दिखाया जाने लगा था। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. It was some years later, कुछ साल बाद, that I learned, मुझे पता लगा, that the MRA का मतलब क्या है? Moral Rearmament Army, जिसका नाम आया था अभी पिछले पेज पर। जो MRA थी, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, जिसमें 200 सदस्य आए थे, वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, ये एक विरोधी आंदोलन था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद था, उस अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरोध में ये एक आंदोलन था MRA, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी। एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास, और मद्रास के जो बड़े बड़े बॉस थे, लाइक मिस्टर बासन कौन है आपको पता ही होगा, जेमिनी स्टूडियो का बॉस है ये। सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, ये उनके हाथों में खेलते थे, मीन्स इनके थ्रू वो अपनी विचारधारा का प्रचार किया करते थे, बड़े बड़े लोगों के थ्रू। साम्यवादी आते तो वो साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने लग जाते, और MRA आते, मॉरल रीअर्मामेंट, जो साम्यवाद के विरोध में था, तो इनकी विचारधारा का प्रचार वो करने लग जाते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस, मैं नहीं मानता कि वो इस तरह का मामला था। For the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same, कि जो ये big bosses थे, बड़े बड़े जो बॉस थे, उनका unchangeable aspect रहता था, अपरिवर्तनशील पहलू रहता था उनके जीवन का। and their enterprises remained the same, और उनके कार्य भी बिल्कुल समान ही रहते थे। MRA और नो MRA, चाहे वो MRA के सदस्य हों, चाहे वो MRA के सदस्य नहीं हों, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के सदस्य हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के सदस्य नहीं हो, उनके कार्यों पर और उनके जीवन के पहलुओं पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग, तो जो स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो का, उनका बड़ा अच्छा समय गुजर रहा था। किस चीज़ में? होस्टिंग, मेज़बानी करने में। किनकी मेज़बानी? उन 200 लोगों की मेज़बानी। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities, कि Gemini Studio का जो स्टाफ था, उनका अच्छा समय गुजर रहा था मेज़बानी करने में। 200 लोगों की मेज़बानी, ऑफ ऑल ह्यूज़, अलग अलग रंगों के लोग थे ये, एंड साइजेज़, और अलग अलग आकार के, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, ये लगभग कम से कम 20 अलग अलग देशों के सदस्य थे ये जो 200 लोग आए थे। It was such a change from the usual collection of crowd players, ये एक बदलाव था कि जो सामान्यतः जो क्राउड प्लेयर्स होते थे हमारे जेमिनी स्टूडियो में, जो भीड़ करने वाले जो प्लेयर्स, जो पात्र होते थे, वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद अ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, जो इंतज़ार करते रहते थे कि उन पर कॉस्ट्यूम, उसकी कॉस्मेटिक आइटम्स की एक मोटी परत चढ़ाई जाएगी मेकअप की, बाय द ऑफिस बॉय के लड़के के द्वारा, इन द मेकअप डिपार्टमेंट में जो भीड़ का रोल अदा करने के लिए लोग आते थे जेमिनी स्टूडियो में, उनका मेकअप किया जाता था ऑफिस बॉय के द्वारा। लेकिन जो ये 200 लोग थे, इट वॉज अ चेंज, ये बिल्कुल परिवर्तन था, इनके किसी प्रकार का मेकअप नहीं किया जाता था। अदरवाइज जेमिनी स्टूडियो में भीड़ का रोल अदा करने वालों का भी मेकअप किया जाता था। अ फ्यू मंथ्स लेटर the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. A few months later, कुछ महीनों बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, जो बिग बॉस थे मद्रास के, उनके टेलीफोन की घंटी बजी, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट जेमिनी स्टूडियोज़ क्लियर्ड, हम सभी ने जेमिनी स्टूडियो पर साफ कर दिया, होल शूटिंग स्टेज, जिस स्टेज पर हम शूटिंग किया करते थे, उस स्टेज को हमने बिल्कुल साफ कर दिया, टू वेलकम अनदर विजिटर, दूसरे आगंतुक का स्वागत करने के लिए। अभी और कोई आ रहा है, 200 लोग आकर के चले गए, और कोई और आ रहा है यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में, इसके लिए इन्होंने क्या किया, उसको स्टेज को एकदम क्लियर कर दिया। All they said was that he was a poet from England,
जो कुछ उसके बारे में बताया विजिटर के बारे में वो ये था कि कोई इंग्लैंड से कोई पोइट आ रहा है। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जैमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। जो जैमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था वो केवल इंग्लैंड के कुछ ही पोइट्स के बारे में सुना था उन्होंने, वो वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, या तो वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना था या टेनिसन के बारे में। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के फेमस पोइट हैं, रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। टेनिसन विक्टोरियन एज के फेमस पोइट हैं। द मोर लिटरेट वन नोज ऑफ द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स। और जो कुछ जो साहित्य प्रेमी थे, जो थोड़े ज़्यादा पढ़े हुए लिखे थे, वो कीट्स के बारे में भी जानते थे। कीट्स, शैले एंड वायरन, ये तीनों क्या है, यंगर रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है इनको, सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे जैमिनी स्टूडियो में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो कीट्स, शैली और बायरन के बारे में जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन, और कुछ फेंटली बहुत ही कम जानते थे किसी के बारे में, बाय द नेम, किस नाम को, इलियट, कि इलियट के नाम को कोई इक्का दुक्का हमारे जैमिनी स्टूडियो में अंग्रेज़ पोइट के रूप में जानता था। इलियट, टी.एस. इलियट बहुत ही मॉडर्न एज के महान पोइट हुए हैं जिन्होंने वेस्टलैंड लिखा है। तो हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जैमिनी स्टूडियोज नाउ, कि अब जैमिनी स्टूडियो में कौन अंग्रेज़ कवि आ रहा है। ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर, वो कोई कवि नहीं है, वो एक संपादक है। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसी वजह से जो हमारा बॉस है जैमिनी स्टूडियो का, वो बिग रिसेप्शन, बड़ा स्वागत कर रहा है, उसका भव्य स्वागत कर रहा है। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विक्तान, जो हमारे वासन थे वो भी एक संपादक थे। तमिल वीकली एक पत्रिका निकलती थी आनंद विक्तान के नाम से, साप्ताहिक आती थी, उस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे वासन, इसलिए वासन बहुत स्वागत कर रहे थे उस आने वाले एडिटर का। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, वो कोई बहुत ही जो आने वाला एडिटर जो व्यक्ति था, ही वॉज नॉट द एडिटर, वो संपादक नहीं था ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स, जिन नामों को जाना जाता था, जिन पत्रिकाओं के नामों को जाना जाता था, वो उनका संपादक नहीं था। ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास, मद्रास में जितनी भी ब्रिटिश संस्करण के पत्रिकाएं आती थीं, वो उन पत्रिकाओं का संपादक तो नहीं था। दैट इज़ दोज नॉन एट द जैमिनी स्टूडियोज़, कि जैमिनी स्टूडियो में जो लोग ब्रिटिश पब्लिकेशंस की मैगजीन्स पढ़ते थे वो जानते थे कि वो कोई ऐसा संपादक नहीं है जो फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशंस का हो जो आ रहा है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। सिंस द टॉप मैन, जो मुख्य व्यक्ति थे ऑफ द हिंदू मैगजीन के, बर टेकिंग द इनिशिएटिव, वो इस चीज़ की पहल कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि कोई वो फेमस पत्रकार तो है नहीं जो आ रहा है। द सरमाइज वॉज दैट, अनुमान ये लगाया जा रहा था, द पोइट वॉज द एडिटर, कि वो जो कवि आ रहा है वो संपादक होगा ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, कि वो मैनचेस्टर गार्डियन जो मैगजीन है उसका संपादक तो हो नहीं सकता वो, और द लंदन टाइम्स, और ना ही वो लंदन टाइम्स का संपादक हो सकता है। ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा था उस व्यक्ति के बारे में जो जैमिनी स्टूडियो में आ रहा था। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, और यही सूचना थी जिसके बारे में हम सभी जानते थे कि कोई संपादक आ रहा है, लेकिन ये पता था कि वो कोई फेमस मैगजीन का संपादक नहीं आ रहा है। एट लास्ट, अंत में अराउंड 4 in the afternoon, दोपहर के बाद 4 बजे, द पोइट और द एडिटर अराइव्ड, वो कवि और वो संपादक पहुंच गया। ही वॉज ए टॉल मैन, वो एक लंबा सा व्यक्ति था, वेरी इंग्लिश, दिखने में बिल्कुल अंग्रेज था, वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम सभी के लिए बिल्कुल वो वास्तव में अजनबी था। बैटलिंग विद half a dozen पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, और हमारे जो शूटिंग स्टेज थी, जो मंच था, वहाँ पे पंखे रखे हुए थे नीचे, पेडिस्टल फैंस, उनसे संघर्ष करते हुए, और कितने, हाफ डजन, 6 पंखे रखे हुए थे, उन 6 पंखे की आवाज़ से संघर्ष करते हुए द बॉस
रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच। हमारे जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, लंबे भाषण दिया उन्होंने। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पॉइंट। ये स्पष्ट था कि हमारे बॉस को भी बहुत ही कम पता था उस पॉइंट के बारे में और द एडिटर के बारे में। तो उसकी भाषण से पता लग गया था हमको कि हमारे बॉस को भी ज़्यादा नहीं पता है उस व्यक्ति के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो स्पीच थी वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, वो बिल्कुल सामान्य इधर उधर की भाषण था, बट हेयर एंड देयर, लेकिन कभी कभी इट वॉज पेपर्ड, इस भाषण के अंदर मसाला लगा हुआ था। पेपर्ड मीन्स स्पाइसी, कभी कहीं कहीं मसाला लगा हुआ था। विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम की स्वतंत्रता जैसे शब्द आ रहे थे उसके भाषण में, इन डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र जैसे शब्द आ रहे थे हमारे बॉस के भाषण में। देन द पोइट स्पोक, फिर वो पोइट खड़ा हुआ और वो बोला, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डैज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। उसने कभी भी संबोधित नहीं किया होगा शायद मोर डैज्ड, इतने आश्चर्यचकित, एंड साइलेंट ऑडियंस, और इतने शांत श्रोताओं का उसने कभी भी संबोधन नहीं किया होगा। नो वन न्यू what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. No one knew, किसी को नहीं पता था what he was talking about, कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वो poet, and his accent, और उसका जो बोलने का जो लहजा था, accent, rise and fall of his voice, उसके जो उतार चढ़ाव था उसकी आवाज़ का, defeated any attempt to understand, अगर कोई समझने की कोशिश भी कर रहा था तो डिफीट, उसको हरा दिया, मतलब उसके लहजे ने समझने ही नहीं दिया व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो कभी क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी चीज़ 1 घंटे तक चली। वो 1 घंटे तक भाषण देता रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। एक तो वो क्या, उसका जो एक्सेंट की वजह से समझ में नहीं आया, उसकी राइज एंड फॉल जो थी वॉइस में। देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, What are we doing? Then the poet left, फिर वो कभी स्टेज पर से हट गया, and we all dispersed, और हम फिर इधर उधर हो गए, in utter bafflement, पूरे तरीके से हम bafflement में थे, आश्चर्यचकित थे, बिल्कुल भौचक्के से थे। What are we doing? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछने लगे कि कुछ समझ में नहीं आया हमको, हम यहाँ पे क्यों हैं। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? What is an English poet doing? कि एक अंग्रेज अभी कभी क्या कर रहा है इन अ फिल्म स्टूडियो, एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में, विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्म बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सामान्य लोगों के लिए, कि सामान्य लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है। यहाँ पे ये अंग्रेज कभी आकर के क्या कर रहा है, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। ऐसे लोग रहते हैं यहाँ तो जिनको उनके जीवन में कभी भी कल्टीवेट, कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है, अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी की कविताओं को समझने की संभावना उनका जीवन उनको देता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये अंग्रेज कभी क्या कर रहा है इन तमिल लोगों के बीच में आकर के। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, और वो पोइट भी बहुत ही बैफल्ड, बहुत ही आश्चर्यचकित सा लगा, वो भी घबराया हुआ सा लगा यहाँ आकर के, क्योंकि उसको लगा कि मेरी चीज़ों को समझ में आया कि नहीं आया जो मैं बोला हूँ। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, कभी भी घबराया हुआ सा था, भौचक्का सा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने भी ये महसूस कर लिया था, द सीयर इनकॉन्ग्रुइटी, सीयर मीन्स पूरी, पूरी इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स अनमैच्ड, असंगत थी, असंगत, बेमेल ऑफ हिज टॉक, कि उसकी बातें बिल्कुल असंगत थी। अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रिवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि अंग्रेज कवि के ट्रिवेल्स मीन्स परेशानी और थ्रिल्स मीन्स उत्तेजना, रोमांच, कि मैंने इनके साथ बात की है अंग्रेज़ कवियों के परेशानी और रोमांच के बारे में, तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से इनकॉन्ग्रुइटी, बिल्कुल असंगत बातें मैंने इनके साथ की हैं। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी जो यहाँ पे भ्रमण रहा वो एक असुलझा हुआ, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक असुलझा हुआ रहस्य रहा, कि हम तो उसकी बातों को समझे नहीं और हमको ये भी नहीं पता वो यहाँ क्यों आया था, क्या करने के लिए आया था। द ग्रेट प्रोज राइटर्स, अब गद्य के लेखकों की बात कर रहा है, द ग्रेट प्रोज राइटर्स
ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, कि जो महान गद्य लेखक हैं इस संसार के, मे नॉट एडमिट इट, हो सकता है वे इस बात को स्वीकार नहीं करें, बट लेकिन माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि जो गद्य लेखन है कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता, द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके लिए ये वास्तविक और सच्चा, परसूट मीन्स बिजनेस, काम, ये उनके लिए, जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके लिए गद्य लेखन अच्छा काम नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि जो दूसरे महान गद्य लेखककार हैं वो हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जीनियस लोग हैं उनके लिए ये गद्य लेखन सही नहीं है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, कि ये तो धैर्यशील लोगों के लिए है गद्य लेखन। परसिस्टेंट, जो दृढ़ लोग हैं, दृढ़ निश्चयी लोग हैं, उनके लिए होता है गद्य लेखन। परसिवियरिंग ड्रज, जो उबाऊ और थका देने वाला काम करते हैं उन लोगों के लिए होता है गद्य लेखन। विद अ हार्ट सो श्रंकन, ये ऐसे लोगों के लिए है गद्य लेखन जिनका जो दिल है बड़ा संकीर्ण है, संकुचित है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और कोई भी चीज़ उनके दिल को ना तोड़ सके, ऐसे लोगों के लिए है ये गद्य लेखन। तो वो अशोक मित्रा कह रहा है कि जो गद्य लेखन है वो धैर्यवान लोगों के लिए, दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए, थकाऊ और थका देने वाले और उबाऊ लोगों के लिए है, ऐसे हृदय वाले लोगों के लिए जिनका हृदय संकुचित हो और जो कोई भी चीज़ उनके हृदय को ना तोड़ सके, कैसी भी बात हो, ऐसे लोगों के लिए होता है गद्य लेखन। रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम, उसके लिए जो अस्वीकार करने वाले जो पत्र आते हैं उनका उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, कि पत्रिका वो भेजते हैं अपना गद्य किसी पत्रिका में निकलवाने के लिए और वहाँ से रिजेक्शन लेटर आ जाता है तो उससे उनका दिल नहीं टूटता, ऐसे होते हैं गद्य लेखक। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। ही एट वंस सेट्स अबाउट, वो तुरंत से फिर बैठ जाता है, जब उसका रिटर्न आ जाती है, उसकी जो प्रोज है जब रिटर्न आ जाता है, अखबार में प्रकाशित नहीं होता, फिर भी क्या होता है, ही एट वन सेट्स, वो तुरंत से बैठ जाता है, अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, एक नई कॉपी बनाने के लिए गद्य की, ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, एक लंबे गद्य की नई कॉपी बनाने के लिए फिर बैठ जाता है वो, एंड सेंड्स इट, और उसको भेजता है ऑन टू अनदर एडिटर, दूसरे किसी संपादक को, एनक्लोजिंग पोस्टेज, और उसके साथ वो डाक टिकट भी लगा देता है, फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, कि अगर वो समझ में नहीं आए वो मैन्यूस्क्रिप्ट, यदि वो लेखन समझ में नहीं आए, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स लेखन, कि यदि लेखन समझ में नहीं आए तो वापस भेज देना। तो ऐसा होता है गद्य लेखक अशोक मित्रा की नज़रों में। इट वॉज फॉर सच अ पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड a tiny announcement in the insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. It was for such people, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गद्य लेखन करने वाले लोगों के लिए, The Hindu had published, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ, a tiny announcement, एक तुच्छ सी घोषणा, in the insignificant corner, एक महत्वहीन कोने में, जो हिंदू पत्रिका है उसके महत्वहीन कोने में एक खबर आई, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, जो एक महत्वहीन पेज था इस हिंदू अखबार का, उसके महत्वहीन कोने में एक खबर आई, किस चीज़ की, कि अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियोडिकल, कि एक ब्रिटिश अखबार के द्वारा एक छोटी कहानी की प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, बाय द नेम द एनकाउंटर, और जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है, जो ब्रिटिश अखबार है जो इस प्रतियोगिता को आयोजित करवा रहा है वो कौन सा है, द एनकाउंटर। तो एनकाउंटर अखबार के द्वारा एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। ऑफ कोर्स, वास्तव में द एनकाउंटर वॉजंट अ नॉन कमोडिटी, जो एनकाउंटर पत्रिका थी वो कोई जानी पहचानी चीज़ नहीं थी। अमंग द जेमिनी लिटरेटी, जेमिनी स्टूडियो में जितने भी साहित्यकार थे, लिटरेटी में साहित्यकार, जितने भी साहित्यकार थे उन साहित्यकारों के बीच में एनकाउंटर कोई जानी मानी पत्रिका नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, मैं इस जो पीरियोडिकल एक अवधि में जो निकलती थी, चाहे साप्ताहिक निकलती हो चाहे 15 दिन में निकलती हो, इस पत्रिका के बारे में मैं जानना चाहता था। बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज स्पेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट,
अपने मैन्यूस्क्रिप्ट, अपनी लेखन सामग्री को भेजने से पूर्व, पोस्टेज डाक टिकट का खर्चा करने से पूर्व मैं जानना चाहता था इस द एनकाउंटर पत्रिका के बारे में। टू इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड भेज रहा था अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को, अपनी लेखन कार्य को, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता था कि ये द एनकाउंटर पत्रिका है किसकी और इसका महत्व कितना है। अब लास्ट पेज है इस लेसन का ये। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी had an entrance with no long widened signboards, winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. In those days, उन दिनों में the British Council Library, जो British Council Library थी, had an entrance, वो प्रवेश परीक्षा आयोजित करती थी, with no winded signboards, और वहाँ पे कोई भी हवा से भरे हुए गुब्बारे नहीं थे, संकेतांक नहीं थे, and notices, और ना ही कोई नोटिस बोर्ड थे वहाँ पे, टू मेक यू फील, जो तुमको ये महसूस करवाएं कि यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया, कि तुम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जो कि फॉरबिडन है, मतलब जो कि प्रवेश वर्जित है, एक ऐसे क्षेत्र में तुम प्रवेश कर रहे हो, गद्यकार के क्षेत्र में, निबंध लेखन के क्षेत्र में। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, और वहाँ एनकाउंटर के बहुत सारी जो पत्रिका थी उसकी कई सारी प्रतियाँ पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, लगभग जो ये पत्रिकाएं थी ढेर में पड़ी हुई थी, और ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, पाठकों के द्वारा इसको पढ़ा भी नहीं गया था द एनकाउंटर पत्रिका को। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने इस पत्रिका के संपादक का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मेरा जो सिकुड़ा हुआ हृदय था उसमें घंटियाँ सी बजने लगीं उस नाम को पढ़ते ही। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़, ये वही कवि था, इसका संपादक, जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझको ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई सेइंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और जब मैंने उस कवि का पता लिखा लिफाफे पर और जब मैंने उसको चिपकाया तो आई सेंग, मैंने गाना गाया, मैं गीत गा रहा था। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो कभी भी गाना गा रहा होगा उसी समय जब मैं गाना गा रहा था। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील, कि जो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स, बहुत लंबे समय से खोए हुए भाई भारतीय फिल्मों में डिस्कवर्स मिल जाते हैं एक अदर, एक दूसरे से, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही प्रकार का गाना गा करके, इन द फर्स्ट रील, या तो पहली ही रील में मिल जाते हैं, एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, या फिर फिल्म के अंत में वो दोनों भाई मिल जाते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज हिज नेम, और जो एनकाउंटर पत्रिका का जो एडिटर था उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। और स्टीफन स्पेंडर कौन है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अंग्रेज एसिस्ट हैं, इंग्लिश एसिस्ट, जो कि सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बहुत लिखते हैं, सामाजिक अन्याय के खिलाफ बहुत लिखते हैं ये, और क्लास संघर्ष, जो संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। तो स्टीफन स्पेंडर थे उसके संपादक, और यही जेमिनी स्टूडियो में आए थे जिनको लोगों ने ज़्यादा समझा नहीं था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, और कुछ सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो को छोड़ कर के बाहर आ गया, एंड आई हैड मच टाइम, अब मेरे पास समय बहुत था, बट नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास धन बहुत ज़्यादा नहीं था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, हर कोई चीज़ जो रिड्यूस्ड प्राइस, कम कीमत की आती थी, वो मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि अभी मेरे पास जॉब नहीं था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ पर मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, वहाँ पे ढेर लगा हुआ था नई किताबों का, और 50 पैसे की प्रत्येक किताब मिल रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, वास्तव में जो ये जो कॉपीज़ थी, ये जो प्रतियाँ थी, ये उसी पुस्तक की थी।
एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और ये जो मोटी जिल्द चढ़ी हुई पेपरबैक, मोटी जिल्द चढ़ी हुई जो उत्कृष्ट शानदार किताब थी, ये अमेरिकन मूल की थी किताब। अमेरिकन मूल की जो किताब थी उसकी प्रतियां यहाँ बेची जा रही थी 50-50 पैसे में। स्पेशली लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, ये विद्यार्थियों के संस्करण थे जो विशेष रूप से कम कीमत के थे। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और किताबें जो थी 50वीं वर्षगांठ की थी, रशियन क्रांति की 50वीं वर्षगांठ की किताबें भी वहाँ पे थी। माउंट पोस्ट ऑफिस के सामने आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। मैंने 50 पैसे चुकाए और एक पुस्तक की प्रति मैंने उठा ली। उस पुस्तक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड, इसकी प्रति मैंने उठा ली थी। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, 6 विद्वान व्यक्ति, इन 6 सेपरेट एसेज, 6 अलग अलग निबंधों में, 6 अलग अलग निबंधों में 6 विद्वान व्यक्तियों ने डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया दियर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, उनकी साम्यवाद में यात्रा को, कि साम्यवादी विचारधारा अपनाई उन्होंने, एंड दियर डिसइल्यूजन रिटर्न, और जब उनका मोह भंग हो गया साम्यवाद से तो वो वापस भी लौट कर आ गए थे साम्यवाद से, साम्यवादी विचारधारा में। और साम्यवादी विचारधारा में आपको बताया कि साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, लोगों में अशांति फैलाने वाली, लोगों में हिंसा कर देने वाली, और साथ ही अपने माता पिता को भी मार देने वाली, और इस बात की आत्मग्लानि भी नहीं होती है, ऐसी होती है साम्यवादी विचारधारा। तो ये 6 अलग अलग विद्वानों ने साम्यवादी विचारधारा में अपनी यात्रा को लिखा, और साथ ही साम्यवादी विचारधारा से जो उनका मोह भंग हुआ, वापसी हुई, उसके बारे में भी इन 6 विद्वानों ने लिखा। और उस किताब का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड। और ये किस किस ने लिखी थी, देखिए, एंड्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर। लुइस फिशर ये वही हैं जिन्होंने अपनी इस फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर इंडिगो लिखा है। इंडिगो आप पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। एंड स्टीफन स्पेंडर, और ये 6 लोगों ने मिलकर के अलग अलग निबंध, अलग अलग ऐसे लिखा था, द गॉड दैट फेल्ड, और इसमें साम्यवादी विचारधारा के बारे में लिखा हुआ था। स्टीफन स्पेंडर, आश्चर्य से कह रहा है वो स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस, अचानक ही जो ये पुस्तक थी ट्रिमेंडियस, बहुत ज़बरदस्त महत्व की हो गई थी, बहुत ज़्यादा इसकी कॉपियाँ बिकने लगी थी। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़, स्टीफन स्पेंडर वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन अ मोमेंट I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination, और एक ही क्षण में जो मेरा दिमाग में जहाँ अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरे दिमाग में मेरे क्या हो गया, हैजी इल्यूमिनेशन, थोड़ा सा उजाला हो गया। हैजी, हैजी मीन्स धुंधला सा, और इल्यूमिनेशन मीन्स प्रकाश, धुंधला सा प्रकाश मेरे मस्तिष्क में छा गया। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, और अब स्टीफन स्पेंडर के बारे में प्रतिक्रिया जो जेमिनी स्टूडियो में दी गई थी वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, अब कोई रहस्य वाली प्रतिक्रिया नहीं थी, अब मुझे पता लग गया था उस स्टीफन स्पेंडर के बारे में। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री, हो सकता है जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस हो उसको स्पेंडर की पोइट्री से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हो, बट नॉट विद हिज गुड दैट फेल्ड, लेकिन जो उसने द गॉड दैट फेल्ड, लेकिन जो उसने पुस्तक लिखी द गॉड दैट हैज़ फेल्ड, उससे तो उसका लेना देना हमारे बॉस का था, क्योंकि हमारे बॉस भी साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। और बाद में जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी MRA आई थी बुकमैन के नेतृत्व में, तो फिर वो विरोध में आई थी किसके, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरोध में। तो हमारे जो ये बॉसेस थे जेमिनी स्टूडियो के, ये इनका प्रचार किया करते थे। MRA आ रहा है तो MRA का, और यदि साम्यवाद की विचारधारा के आ रहे हैं तो साम्यवादी विचारधारा के। तो ये हमारा लेसन हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी 6 लेसन्स में कंप्लीट कर चुका हूँ आपकी बुक के, और 5 पोएम्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।